Okay, so hi everybody. My name is नीलेश प्रताप और आज मैं आप लोगों के सामने IG2 का रिस्क असेसमेंट लेके उपस्थित हूँ। इसमें देखा जा रहा है कि आज हम सभी लोग जान रहे हैं कि आईजी जो है आज हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि गल्फ में जितने भी कंपनियां हैं उन लोगों ने लगभग क्या किया है, आईजी को कंपलसरी कर दिया। और जब आईजी कंपलसरी है तो नो डाउट हमारे लिए आईजी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, जितने भी हम लोग सेफ्टी के एस्पिरेंट है, जितने भी हम लोग सेफ्टी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इससे पहले हमने काफ़ी आप लोगों को फॉर्मेट्स के बारे में बताया था जो हम लोग को साइट पे भरना होता है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से उसके लिए हमारे पास सवाल भी आए थे, और इनफैक्ट आप लोगों ने काफ़ी उसको सपोर्ट भी किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स थे काफ़ी जो मेरे साथ अभी फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है, तो उन लोग का कहना था कि सर IG2 को लेकर थोड़ा सा एक वीडियो बनाया जाए ताकि हमें मालूम चल सके तो IG2 को किया कैसे जाए, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो इन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है ना, IG2 का पेपर उनका रेफर हो जा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो देखिए IG2 क्या है ना, इसमें क्या है कि इसमें नंबर तो नहीं, आप जानती हैं डायरेक्ट, या तो इसमें 10 को मैचिंग करना होता है। 10 रिक्वायरमेंट्स है निबोस की तरफ से जिनको आपको फुलफिल करना होगा। अगर एक भी रिक्वायरमेंट में आप फंस जाते हैं या फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपका पेपर क्या होता है, रेफर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आखिर देखा जाए कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हमें फुलफिल करने हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेक लिस्ट, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग का ये जो फॉर्मेट आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारा IG2 का फॉर्मेट है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे और फिर भरेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग चेकलिस्ट के ऊपर जाएंगे ताकि हमें मालूम चल सके कि कौन सा चीज हमने भरा है और कौन सा चीज हमारा छूटा हुआ। ठीक, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हमारा पार्ट 1 आता है, दैट इज पार्ट 1 इज बैकग्राउंड। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 जगह को जो है फिलअप करना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा पहले क्या भरना है, कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब हो गया कि आप जिस कंपनी, जैसे आप यहाँ पे क्या करें, रिस्क असेसमेंट है, ये है क्या है, वो रिस्क असेसमेंट मतलब अगर आप किसी भी साइट पे जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कहीं भी जाते हैं रिस्क का जायजा लेने, तो आपको क्या होता है, को फॉर्मेट भरना होता है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा उस कंपनी का जिसका रिस्क असेसमेंट आप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में नाम लिख रहा हूँ ABC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का हमारी कंपनी की नाम होगी। अब ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो कहाँ काम कर रही है, देखिए यहाँ पे क्या है, साइट लोकेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइट लोकेशन। साइट लोकेशन मतलब इस कंपनी का साइट का लोकेशन कहाँ है। जैसे मान लीजिए इंडिया, तो इंडिया में कहाँ, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ इंडिया, तो इंडिया में कहाँ काम कर रही है ये, तो इंडिया में कहाँ काम कर रही है आपको लिख देना होगा। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं बड़ौदा इंडिया का कहाँ पे हूँ, तो मैं मान लीजिए नोएडा में हूँ। अब नोएडा कहाँ पे है हमारे, तो नो डाउट हमारे कहाँ पे है, इंडिया में। अब इससे क्या होगा ना, तो किसी को मालूम चल जाएगा कि नोएडा कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को क्या करना होता है, साइट का लोकेशन लिख देना होगा, ताकि कोई भी है, जैसा क्या है कि मान लीजिए कोई फॉरेनर को ही देखना है, नो डाउट हमारा जो निबोस का पेपर है वो फॉरेनर ही देखेगा, क्योंकि यूपीए की संस्था है तो सारे फॉरेनर ही है। तो वो लोग नोएडा को ना समझ पाए, लेकिन इंडिया जब लिखिएगा तो वो लोग समझ जाएंगे कि इंडिया कहाँ पर है। क्लियर, तो ये हो गया आपका डिटेल साइट लोकेशन। अब उसके बाद आपको लिखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स। देखिए यहाँ पे लिखना होता है कि नंबर ऑफ वर्क, सब कुछ लड़के क्या करते हैं, मान लीजिए 120 लिख देंगे। तो 120 लिखने से बेहतर है कि आप क्या लिखे, उसके आगे लिख दीजिए इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। ठीक है, मतलब पुरुष और महिला दोनों को मिला के हमारे पास 120 वर्कर है। ठीक है, ये हो गया आपका डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो 120 की जगह आप 120 जरूर लिखेंगे, आप 200 लिखे, 300 लिखे, 400 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेल एंड फीमेल जरूर ऐड कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या हो कि एक जो भी आपका रिस्क असेसमेंट जांच करेगा ना, उसे एक क्लियर मैसेज मिल जाए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए थर्ड हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, ये क्या बता रहा है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको यहाँ पे क्या देना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है, कि मतलब आपकी कंपनी क्या है, क्या करती है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी होती है, तो सारा जानकारी आपको अपने कंपनी के बारे में दे देना है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि आपकी कंपनी का नाम, एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है ABC इज अ CONS कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी। एबीसी क्या है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करती है, जैसे मान लीजिए कंपनी मॉल बनाती है, ये कंपनी जो है ब्रिज बनाती है, ये कंपनी जो है रोड बनाती है, ये कंपनी बिल्डिंग बनाती है। तो जो जो ये काम ये कंपनी करती है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, इट इज इन्वॉल्व इन मेकिंग बिल्डिंग बिल्डिंग हॉस्पिटल्स ETC। मतलब जो भी आपको लगे, आपको जो भी अपने कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि आपकी कंपनी प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे जब रिस्क असेसमेंट आप कर रहे हैं वहां पे वो क्या कर रही है। तो आपको ये भी लिखना है कि एट प्रेजेंट कंपनी मॉल, जैसा भी हमने बताया कि कंपनी क्या कर रही है, वो मॉल बना रही है, तो ये भी आपको जरूर मेंशन करना है कि जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे थे तो उस समय आपकी कंपनी जो है वो क्या बना रही थी। ठीक है, जरूर मेंशन करिएगा। बहुत सारे बच्चे ये छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं जो इसको जांच करेंगे, वो हो सकता है कि आपको कुछ मार्क ना दे, जिसके कारण आप रेफर हो जाए। तो चीजें जानकारी जब यहाँ पे लिखा है जनरल डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा जानकारी आपको उस कंपनी के बारे में दे। अब यहाँ पे ये भी आपको लिख देना है कि आपकी कंपनी कौन सी ISO से सर्टिफाइड है, मतलब कौन क्या क्या चीज के फील्ड में सर्टिफाइड है। जैसे हम लिखते हैं ना, माई कंपनी ISO 2015 सर्टिफाइड वगैरह, वो भी आपको लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि आपकी कंपनी में कौन कौन से एक्टिविटीज करती हैं, जैसे कि कंपनी में आपका वर्क एट हाइट होगा, क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दी कंपनी। अब आपकी कंपनी जो है क्या क्या काम करती है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे कि वर्क एट हाइट, हाइट करती है, वेल्डिंग करती है, कटिंग करती है, जिसको हम लोग हॉट वर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल, आप डायरेक्ट हॉट वर्क लिख दीजिए। ठीक है, आप हॉट वर्क लिख दीजिए, लेकिन जितना एक्टिविटी लिखिएगा ना उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो वो सब लिख देते हैं। तो जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। हॉट वर्क हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, स्काफोल्डिंग हो गया, स्काफोल्डिंग इरेक्शन हो गया। मतलब जितने भी एक्टिविटीज आपकी कंपनी कर रही है, ये सारी एक्टिविटीज क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि आपकी कंपनी का शिफ्ट पैटर्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट पैटर्न क्या है। जैसे कि शिफ्ट पैटर्न ऑफ माई कंपनी इज फ्रॉम 8 AM
2008 ठीक है। ये जरूर बाबू आप लोगों को लिख देना, शिफ्ट पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं लिखिएगा तो संभावित है कि आप लोगों का पेपर क्लियर ना हो, क्योंकि जब आगे हम लोग चेकलिस्ट करेंगे ना तो उसमें देखिएगा वो सारा चीज एक एक क्या क्या निवोस चेक करता है ना, वो सारा चीज मेंशन्ड है। ठीक है। तो अभी हम लोग चेकलिस्ट नहीं, अभी हम लोग भरने का सीख रहे हैं। उसके बाद जैसे ही भर जाएगा ना, तो हो सकता है मैं दूसरा वीडियो में डालूंगा, उसमें चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन सा चीज निबोस चेक करता है। क्योंकि मैं खुद, एक आप सभी लोग जानते हैं कि मैं खुद निबोस सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, और प्लस निबोस का ट्रेनिंग भी देता हूँ, खासकर निबोस का ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है। तो मुझे अक्सर अच्छा तरीके से जानकारी लगभग हो चुका है कि निबोस कौन कौन से पॉइंट को जो है चेक कर रहा है, और जिसके कारण आपका 100% रिजल्ट जो है हो सकता है अगर उस चीज को आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों ने डाल दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका संडे तो लिखता है ना, तो आपको वो भी लिख देना है कि संडे वीकली हॉलीडे। अब देखिए हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना अपने कंपनी के बारे में, तो कंपनी हमारा क्या है, क्या फॉलो करती है, कौन से आईएसओ को फॉलो करती है, किस लॉ पे चलती है, किस कानून के अनुसार काम करती है, क्या क्या हमारे कंपनी में काम होता है, हमारे कंपनी का शिफ्ट पैटर्न क्या है, हमारे कंपनी का कब छुट्टी होता है, ये सब क्या हो जाएगा आपको, तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गया आपके कंपनी का। क्लियर। तो ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद आता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप डिस्क्रिप्शन दीजिएगा कि आखिर रिस्क असेसमेंट जब वो आप करिएगा तो क्या क्या चीजों का करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एरिया का यहाँ पे आपको दे देना है कि फलाना फलाना एरिया का जो है मैं रिस्क असेसमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल में मैं बता दूं क्या क्या हो जाएगा एरिया। जैसे कि मान लीजिए एरिया हो जाएगा आपका फैब्रिकेशन एरिया, फैब्रिकेशन एरिया। ठीक है। जिसमें आपका जॉब होगा इंक्लूडिंग जॉब लाइक वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ईटीसी जो भी है आपको दे देना है। उसके बाद हो सकता है कि आपको वेयर हाउस वगैरह भी चेक करना पड़े, वेयर हाउस चेक करना पड़े। हो सकता है आपको स्काफोल्डिंग इरेक्शन, स्काफोल्डिंग इरेक्शन, इरेक्शन चेक। ठीक है। तो ये जितने भी आपको एरिया लगता है कि आपको जो है EREC का, जितने भी आपको लगता है कि मुझे फलाना फलाना एरिया को चेक करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे उस चीजों को मेंशन करिएंगे। ठीक है। तो जरूर मेंशन करिएगा इसमें, अगर ऐसा नहीं करिएगा तो फिर हो सकता है दिक्कत हो। तो ये चीजें हो गई हमारी। अब उसके बाद हम लोग को देखना है, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिखा रहा है कि एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब और कोई जरूरी सूचना है जो आप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि आपका ओवरऑल प्लांट का जो सेफ्टी वो कौन देख रहा है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो प्लांट का टोटली प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साइट मैनेजर की होती है, जो हमारे साइट को क्या करते हैं, मैनेज कर रहे हैं। जिसका मतलब सेफ्टी भी हो सकता है, तो या तो वही देखेंगे या सेफ्टी के जो मैनेजर है वो देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइट मैनेजर is responsible for maintaining safety site, for maintaining all sorts of all sorts of health and safety at the site। ये एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो गया जो आपको यहाँ पे देने की आवश्यकता है और जरूरत भी है। क्लियर। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना जो बहुत जरूरी है।
कि जितना हम लोगों ने लिखा ना, हमारा वर्ड का जो काउंट है ना, वो 150 से 200 के बीच में होना चाहिए। मतलब इट शुड बी विद इन 150 टू 200 वर्ड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है कि आपका वर्ड काउंट शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। ओके, आपके जो वर्ड्स है ना वो 200 से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, वो पर्टिकुलर इस यहाँ तक के लिए। ठीक है, हर सेक्शन के लिए आपको वर्ड, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके वर्ड काउंट वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 100 से कम भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा। अब चलिए आते हैं आगे। ये तो पार्ट फर्स्ट साइड हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हैं क्या है यहाँ पे। पहला चीज, यू शुड एम टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 100 to 200 वर्ड्स। मतलब इस सेक्शन को हम लोगों को क्या करना है, 100 से 200 वर्ड में पूरा करना। क्लियर? तो चलिए समझा जाए ये सेक्शन क्या कह रहा है। तो ये सेक्शन कह रहा है कि आउटलाइन हाउ द रिस्क असेसमेंट वाज कैरिड आउट। अब मतलब आपको यहाँ पे लिखना है कि रिस्क असेसमेंट जो आपने किया है वो कैसे किया। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग किसी के कोई व्यक्ति के नया घर बनाया है, तो हम लोग जब उसके घर में जाते हैं तो हमको क्या होता है, तो हम किसी का सहारा लेते हैं। कोई हमें आता है जो हमें बताता है कि ये हमारा फर्स्ट रूम है, ये हमारा सेकंड रूम है, ये हमारा वॉशरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ये लॉबी है, ये हमारा ये है, फलाना ठिकाना। क्योंकि वो नया घर है हमारे लिए, तो हमें क्या होता है, वहां से किसी से पूछना भी होता है, जानकारी भी लेना होता है, तब जाके हमें मालूम चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये काम जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि देखिए यहाँ पे पहला चीज कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंसल्ट। मतलब इस रिस्क असेसमेंट को अगर आप कर रहे हैं तो उस रिस्क असेसमेंट को करने के लिए आपने क्या क्या सोर्स लिया। ठीक है, आपने क्या क्या जानकारी लिया। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने क्या किया। फर्स्ट, आई विजिटेड द साइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइट को विजिट किया। आई फॉर एक्सीडेंट, इंसिडेंट, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, रिपोर्ट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जैसे एक्सीडेंट का डॉक्यूमेंट, फर्स्ट एड का डॉक्यूमेंट, नियर मिस का डॉक्यूमेंट, ठीक है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमने क्या किया, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मंगा लिया। ठीक है, ताकि हमें एक अंदाजा मिल जाए कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है तो किस सेक्शन में ज़्यादा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कौन से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने नियर मिस हो रहे हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि रिस्क जो है कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, एक रफली आइडिया जो है हम लोगों को मिल जाए। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें ज़्यादा ध्यान कहाँ देने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, रिस्क का मूल्यांकन कर रहे हैं। और जब हमें ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा ना, तो हमें मालूम चल जाएगा कि रिस्क सबसे ज़्यादा किस सेक्शन में, किस तरफ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सोर्स। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है कि हु यू स्पोक टू, आपने किस किस लोगों से बात की है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई टॉक टू इंजीनियर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, वर्कर्स। क्योंकि वर्कर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्कर्स क्या है ना, आपको डिटेल जानकारी दे देते हैं। ठीक है, शिफ्ट मैनेजर, etc। अब इससे क्या होगा, तो हमें वो रफली जानकारी मिल जाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार का एक्सीडेंट होता है और वो लोग काम कैसे कर रहा है, उनको क्या क्या एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये सारा जानकारी हमें क्या करना होगा, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हु यू स्पोक टू एंड हाउ यू आइडेंटिफाइड हैजर्ड। अब जब हम लोग इन लोगों से बात करेंगे
तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिल जाएगा, हमें 1000 भी मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी के घर जाएं और कहें कि आपको यहाँ पे कहाँ दिक्कत होता है या किस सेक्शन में ज़्यादा दिक्कत होता है, तो बता देगा कि यहाँ पे फलाना दिक्कत। जैसे नाइन, मान लीजिए आप किसी के घर गए और आपको सुबह आप और आपको कहीं रूम से बाहर निकलना है, तो व्यक्ति बता देगा कि आपको इतना बजे ही बाहर निकलिएगा। ये आप नल के पास जा रहे हैं तो देखिएगा थोड़ा सा काई है। वो कौन बता रहा है? तो वहाँ का जो व्यक्ति है ना, वो बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये क्या करेंगे, आपको गाइड कर देंगे, आपको बता देंगे यहाँ पे क्या क्या खतरे होते हैं और कौन कौन सा खतरा जो है हम लोगों को फेस करना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ यू आइडेंटिफाइड 1000। आपने 1000 कैसे खोजा? तो जाहिर सी बात है आपने सिर्फ साइट को देखा, अपने वर्करों से बात किया, अपने लोगों से बात किया वहां से, तो आपको क्या मिल गया? 1000 मिल गया। ठीक है। पहले तो हम लोग खुद ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, और जब ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इन लोगों से बात भी करना है, ताकि अगर कहीं हमसे छूट गया, हम कहीं मिस कर दिए, तो हम उसे क्या करें, जानकारी ले लें। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, मतलब आपको कैसे मालूम चला कि उस खतरे को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए पहले से वहाँ पे क्या चीज़ है। तो जाहिर सी बात है जब आप इन लोगों से बात करेंगे, वो जो वर्कर हैं उनसे बात करेंगे, जो क्रेन ऑपरेटर हैं उनसे बात करेंगे, तो वो बता देगा कि फलाना हजार है और फलाना हजार से बचने के लिए हमारे पास क्या सुविधा है, क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि पहले से वहाँ पे क्या किए जा रहे हैं और क्या आगे जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। इससे तो मालूम चल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए फलाना व्यक्ति हैं और उनको मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या क्या दिक्कत है, तो फलाना फलाना दिक्कत है। ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल, कोई क्रेन ऑपरेटर, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी जो है ना, कि कभी कभी इसका ब्रेक नहीं लग रहा है। तो ये तो हजार हो गया ना हमारे लिए, ब्रेक नहीं लगे तो कभी ना कभी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो फिर आप कहिएगा ठीक है, तो आप बिना ब्रेक का गाड़ी चला रहे हैं, तो कैसे चला रहे हैं? तो वो कहेगा कि सर कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वो आदमी रखे हुए हैं, वो आगे के रास्ते लोग जो है ना उनको हटाते चलता है। मतलब हमेशा वो आदमी हमारे साथ रहता है और वो क्या करता है, आगे के रास्ता को साफ करते रहता है, मतलब किसी को आने नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है, हम गाड़ी को अपना रोक लेते हैं या स्टॉप कर देते हैं किसी माध्यम से। तो ये तो सही तो है नहीं। ठीक है। तो आपने मान लिया कि वहाँ पे किस चीज़ से हमें खतरा है, उस खतरा को खत्म करने के लिए क्या हम लोग कर रहे हैं, और तीसरा चीज है कि वहाँ पे क्या हमें एडिशनल जरूरत है। क्लियर? तो ये चीजें हम लोगों को क्या करना होगा, ये जानकारी लेकर यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का लगभग, आई होप। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 200 से 100 से 200 वर्ड में, याद रखिएगा। ठीक है। 200 से ज्यादा नहीं और 100 से कम नहीं। ठीक है, इसमें भरना है। ओके। तो पहला सेक्शन क्या भरेंगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कहाँ कहाँ से आपने बात किया, कहाँ कहाँ से आपने सूचना लिया। तो आपने एक्सीडेंट रिपोर्ट देखा, आपने इंसिडेंट रिपोर्ट देखा, आपने फर्स्ट एड देखा, आपने नियर मिस रिपोर्ट देखा, आपने साइट को विजिट किया ताकि इंफॉर्मेशन मिले, आपने किस किस से बात किया, तो आपने वर्करों से बात किया, अपने सुपरवाइजर से बात किया। बात करके आपको हजार कैसे मिला, तो हजार आपने इनसे बात करके हजार आपने जाहिर किया, हजार आपने लिया। उसके बाद व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन, मतलब आपको कैसे मालूम चला कि वहाँ पे क्या चीज पहले से उस हजार को खत्म करने के लिए वहाँ पे पहले से क्या उपलब्ध है। तो वहाँ हजार को खत्म करने के लिए वहाँ पे पहले से क्या उपलब्ध है, जब आपने वर्करों से बात की, वही लोग बता दिए कि फलाना हजार से बचने के लिए हम लोग क्या उपाय करते हैं। उसके बाद एनी एडिशनल, आपको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे एडिशनल कंट्रोल या एक्शन की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जब पूछ रहे हैं और वर्कर बता रहा है कि मेरे पास इतना ही कंट्रोल है, और वहां पे आपको लग रहा है कि नहीं इससे भी ज्यादा कंट्रोल होने की जरूरत है, तो आपको वो भी तो जानकारी मिल गया ना, क्योंकि जब पूछिएगा तभी तो मालूम चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना, अपना ये दोनों भाग जो है भर लेना है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हम लोग का जो मेन पार्ट है यहाँ शुरू होता है। यहाँ पे वही चीज है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ असेसमेंट लिख दीजिएगा, और स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट। अब स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट में क्या करिएगा ना, जो चीज आपने यहाँ लिखा है ना, ये वाला डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड, इसको यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे क्या करिएगा, सीधे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना।
यहाँ पे क्या करना है, रुकिए, ये हुआ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर दीजिए और सेम चीज को यहाँ पे लाके क्या करना है, पेस्ट कर देना है। इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। बाकी सब तो आप लोग जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या, वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, रिस्क असेसमेंट पेपर। अब इम्पोर्टेंट चीज हमारा ये है, कम से कम 10,000, जैसे कि पहला सेक्शन क्या बात रहा है, हजार्ड कैटेगरी एंड हजार्ड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या लिखा होगा, तो जो आप लोग निवोस कहीं से भी पर कर रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा आपका बुक का जो लास्ट होगा ना, लास्ट में आपको हजार्ड का कैटेगरी दिया गया है। जैसे कि वर्क एट हाइट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, स्लिप ट्रिप हो जाएगा, मैनुअल हैंडलिंग हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे कैटेगरी बनाए गए हैं। तो उन सभी कैटेगरी में से आपको क्या करना है, मिनिमम 10 को कैटेगरी चूज करिए और 10 कैटेगरी को क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, हर बॉक्स में एक कैटेगरी लिख दीजिए। जैसे एग्जांपल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्क, जैसे मैनुअल हैंडलिंग एग्जांपल, मैनुअल हैंडलिंग। अब ये हमारा क्या हो गया, मैनुअल हैंडलिंग क्या है, हजार्ड है। हम सभी लोग जानते हैं मैनुअल हैंडलिंग क्या है, हमारा हजार्ड है। अब आपको इसमें क्या दिक्कत दिखा, ठीक है, आपको इसमें दिक्कत क्या दिखा, तो मैंने देखा क्या कि सॉ आई आई सॉ वर्कर्स lifting heavy materials at the site। मतलब आपने देखा क्या, मैनुअल, मतलब आपने क्या देखा कि मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा कि कुछ वर्कर हैं जो हेवी मटेरियल को उठा रहे हैं। ठीक है, हेवी मटेरियल को उठा रहे हैं मैनुअली, मतलब बिना किसी हेल्प का, मैनुअली अपने शारीरिक बल यूज करके वो लोग क्या कर रहा है, मटेरियल को उठा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने क्या देखा। अब देखिए कुछ लड़के क्या करते हैं ना, इसको लिख देंगे लेकिन आगे वाला ये वाला नहीं लिखेंगे। अब ये वाला नहीं लिखिएगा तो फिर वो क्या समझेगा निकोस, जिसके कारण लड़के क्या होते हैं, रेफर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये भी लिखना है और आपको देखना है कि आपको दिखा क्या, मतलब कहाँ पे आपको हजार लिखा, कहाँ पे आपको रिक्स दिखा, क्योंकि ये रिक्स असेसमेंट है ना, रिक्स देख रहे हैं आप। हजार तो देख ही लिए, हजार तो मैनुअल हमारे लिए हजार है, लेकिन आपने रिक्स कहाँ देखा, तो रिक्स को भी क्या करना है, लिखना है, क्योंकि इसी को तो सुधार करना है ना हम लोगों को। आखिर सुधार हमें किससे करना है, इसी को तो करना है। तो हमें ये लिख देना होता है। क्लियर एवरीबॉडी। अब आगे क्या बता रहे हैं कि हु माइट बी हार्म, अब नुकसान किसको होगा, तो जाहिर सी बात है जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को नुकसान होगा ना। यहाँ पे तो वहाँ पे आप सीधे लिख दीजिए वर्कर्स, वर्कर्स कंसर्न, मतलब जो लोग, कंसर्न टू MANUAL मैनुअल हैंडलिंग, मतलब जो लोग, जो वर्कर आपके मैनुअल हैंडलिंग से संबंध है उनको क्या होगा, नुकसान होगा। अब कैसे होगा, नुकसान तो होगा हमें मालूम है, लेकिन कैसे होगा, तो ड्यू टू LIF लिफ्टिंग हेवी materials, workers will suffer from बैक पेन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि भारी चीज उठाने से हमारे पीठ में दर्द हो जाती है, तो उसको बैक पेन कहेंगे। ठीक है, हो सकता है फिंगर क्रस्ट, फिंगर क्रस्ट मतलब उंगलियां जो है कुचला सकती हैं। ठीक है, उंगलियां जो है आपकी कुचला सकती हैं। आपके पास ये हो सकता है, ठीक है, बैक पेन हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर वो पत्थर, वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पाँव पे गिर गया तो आपकी जो बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इटीसी मतलब बहुत इस प्रकार की चीजें जो हैं हो सकती हैं। क्लियर एवरीबॉडी, ये सब प्रकार की चीजें क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं।
तो ये आप कहोगे ना हु माइट बी, हम आपने लिख दिया, और हाउ, हाउ भी आपने बता दिया कि आप अगर हेवी मटेरियल उठा रहे हैं तो संभावना है कि आपका जो बैक पेन हो जाए, आपके फिंगर कुचला जाए, क्योंकि मान लीजिए कोई सामान उठा के लेके चल रहे हैं, अचानक से सामान गिरा, तो पैर पे गिरेगा, हाथ पे गिरेगा, तो हो सकता है आपका हाथ पाँव क्या हो जाए, कुचला जाए। ये हमारा सेक्शन हो गया। अब हमारा सेक्शन बता रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, ऑलरेडी डूइंग, मतलब इस चीज को ये नुकसान ना हो, उस नुकसान को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल रेगुलर, रेगुलर टीबीटी देता हूँ, रेगुलर टीबीटी इज गिवन, मतलब रेगुलर टीबीटी में देता हूँ, ठीक है। मैनुअल हैंडलिंग इज सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट स्टाफ, मतलब जहाँ मैनुअल हैंडलिंग का हो रही है वो क्या हो रहा है, रेगुलर जो भी वहाँ पे कॉम्पिटेंट स्टाफ है वो उसको सुपरवाइज कर, मतलब उसके निगरानी में हो रहा है, लेकिन मैनुअल हैंडलिंग तो हो रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, व्हाट फर्दर कंट्रोल एक्शन आर रिक्वायर्ड। अब आपको क्या लगता है कि वहाँ पे और कोई एक्शन की जरूरत है, तो भैया एकदम जरूरत है, क्योंकि अभी भी तो काम वैसे ही ना हो रहा है, अभी भी तो रिस्क उतना ही बना हुआ है। तो क्या करिएगा यहाँ पे, तो अब ये जो सेक्शन है ना बाबू, आप लोग बहुत लोग गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें जो है ना हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल फॉलो करना है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, में यहाँ बता देता हूँ। हायरार्की ऑफ का रिस्क कंट्रोल का मतलब होता है सबसे पहले हमें क्या करना है, हजार्ड को एलिमिनेट करने के बारे में सोचना। तो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल क्या कहलाता है, एलिमिनेशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और पांचवा है हमारा पीपी। बहुत लड़के क्या कहते हैं, कहते हैं कि सर पहले, अभी मैं क्या करूंगा, पीपी दे दूंगा। पीपी पहला नहीं है, अगर पीपी लिखिएगा तो आप सीधे रेफर होइएगा, क्योंकि पीपी कब आता है, तो पांचवें स्थान पे आता है। हेरारकी ऑफ जो रिस्क कंट्रोल होता है ना हमारा हेरारकी, वो सबसे पहले उसमें क्या आता है, एलिमिनेशन, मतलब हजार को क्या करिए, एलिमिनेट करिए। तो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। तो क्या हम लोग यहाँ पे फॉकलिफ्ट ट्रक दे सकते हैं, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे फॉकलिफ्ट ट्रक मिल सकता है। अब मान लीजिए हमारे पास फॉकलिफ्ट ट्रक आ गया, तो फिर हमें मैनुअल हैंडलिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उठाएगा कौन, मशीन हमारी उठाएगी। तो इससे क्या हो गया, हमारा हजार एकदम एलिमिनेट हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि और क्या कर सकते हैं आप, चलिए ये तो फॉकलिफ्ट ट्रक है, और क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे हम और काम कर सकते हैं क्या, तो वो है कि लिफ्टिंग विथ द हेल्प ऑफ मोर पीपल। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये अकेले कोई व्यक्ति उठाने का काम नहीं करेगा, उसके साथ क्या करेगा, दो तीन लोग और मिल जाए, ताकि सामान को उठाया जा सके, ये भी हो सकता है। और नहीं तो एक और चीज लिख सकते हैं आप, ब्रेकिंग द वेट इन स्मॉल फ्रेगमेंट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे बहुत सारा सामान होता है ना, उसे हम लोग छोटा छोटा भाग में भी तोड़ सकते हैं, या छोटा छोटा भाग में भी खोल सकते हैं, और उस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग लिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हम लोग छोटे छोटे भागों में खोल देंगे ना, जैसे एग्जाम्पल गाँव में, गाँव की बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास, आपने एक कट्ठा खेत है, अभी जो जैसे कटाई चल रही है आपकी धान की, तो कटाई करने के बाद आपको घर लाना पड़ता है। तो क्या एक कट्ठा का पूरा धान एक ही बार हम ला सकते हैं क्या, तो नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसको काट के बोझा बनाते हैं। अब बोझा को क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग घर पे लेके आ जाते हैं। जरा सोचिए अगर बोल देगी नहीं सारा का सारा एक ही बार लाद के लाना, तो पॉसिबल नहीं। अब देखिए कुछ लोग क्या है कि बड़ा बोझा लेते हैं, कुछ लोग छोटा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बोझा में आधा आधा कर लेते हैं, ताकि आसानी से वो चीजों को लेके जा सके। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं।
और लास्ट में आपको लिखना होगा पीपीई लाइक हैंड ग्लोव्स शुड बी गिवन, ताकि आपका जो हाथ है वो ना कुछ लाए। क्लियर एवरीबॉडी। अब एक बार आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो चीज आपने इसमें लिखा है वो चीज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या जो चीज आपने यहाँ लिखा है वो चीज यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो पहले से वहां उपलब्ध, और ये वो चीजें हैं जो आपको उपलब्ध कराना है। ओके एवरीबॉडी, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर आपका पेपर नहीं निकल पाएगा। अब देखिए, अब ये जितने चार चीजें आपने लिखा है ना, अब ये चार चीजों का कितने दिनों में कंप्लीट हो, जैसे मान लीजिए फॉकलिफ्ट ट्रक, ये फॉकलिफ्ट ट्रक आपको कितने दिन में मिल जाएगा, एक अनुमानित समय आपको जो है यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कि 1 महीना में जो है मेरे को फॉकलिफ्ट ट्रक आ जाएगा, तो 1 मंथ लिख दिया हमने। अब देखिए, ये जो लिफ्टिंग विथ मोर पीपल, ये कितने दिन में हो जाएगा, मान लीजिए 1 वीक में ये काम हो जाएगा। अब और भी तो आदमी लाना होगा ना, अब मान लीजिए आदमी नहीं है तो फिर नया आदमी हायर करने पड़ेंगे, तो हो सकता है 2 वीक लग जाए, हो सकता है कि 3 वीक भी लग जाए, तो जो आपको लगे। अब सामानों को खोलने में मान लीजिए छोटा छोटा उसको कर रहे थे, कितना समय लग जाएगा, मान लीजिए 1 वीक लग जाएगा, तो 1 वीक कर लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, अब ये पीपी है, ये कितना दिन में आ जाएगा, तो हो सकता है 1 वीक में आ जाएगा, तो 1 वीक लिख दीजिए। ठीक है, अब इस फॉकलिफ्ट ट्रक को 1 मंथ में लाने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए साइट मैनेजर, तो साइट मैनेजर लिख दीजिए, साइट मैनेजर लिख दीजिए। ठीक है, लोगों को हायर करना पड़ेगा ना, ये और आदमी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो हायर का काम कौन करता है, एचआर करता है, एचआर मैनेजर। ठीक है, अब मान लीजिए ब्रेकिंग, अब छोटे छोटे टुकड़ा में बांटेंगे, तो किसके निगरानी में बांटेंगे, तो साइट मैनेजर के निगरानी में बांटेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पीपी, तो पीपी कौन लेगा, तो भैया तो सेफ्टी का बात है ना, तो एचएससी ऑफिसर लिख दीजिए। ये इस तरीके से क्या करना है आपको, मिनिमम 10 गो हजार देना। अब मैनुअल हैंडलिंग से जैसे आपको कैटेगरी खोज लेना बाबू, कैटेगरी जरूर खोज लीजिएगा, और हर कैटेगरी से एक्चुअली हम एक से अधिक भी लिख सकते हैं, मतलब एक कैटेगरी से 2 हजार लिख सकते हैं। जैसे मैनुअल हैंडलिंग का मैंने ये 1000 ये रिक्स लिख दिया ना, तो मैनुअल हैंडलिंग के एक और भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग के पास कैटेगरी बहुत सारा है, ठीक है, आप देखिएगा निबोस के बुक में तो बहुत सारे कैटेगरी मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, एक एक कैटेगरी लिख लीजिएगा तो सही भी रहेगा, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऐसे पूरा क्या करना है आपको, 10 को जो है भर देना है। अब यहाँ पे जैसे वर्क एट हाइट डाल सकते हैं आप, वर्क एट हाइट डाल सकते हैं, फिर वहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा कि क्या दिक्कत है। वहाँ पे वर्कर हाइट पे काम कर रहे हैं, बिना सेफ्टी बेल्ट का काम कर रहे हैं, ऐसा आपने देखा, तो वहाँ पे क्या क्या आप करिएगा, ऐसा लिख सकते हैं। इस तरीके से सारे आपको क्या करने हैं, भर देने हैं, लगभग 10। ठीक है, मैक्सिमम 12 और कम से कम 10 भर देना। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आप सीधे आ जाइएगा थर्ड सेक्शन पे। अब थर्ड सेक्शन पे क्या हमें बता रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मोरल फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट, मतलब आपको बताना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करना इस कंपनी के लिए मोरली कैसे सही है, लीगली कैसे सही, और फाइनेंशियल कैसे। तो आज से आप लोग निबोस पढ़िएगा, आईजीसी पढ़िएगा, तो आपको समझाया जाएगा कि मोरल, लीगल और फाइनेंशियल क्या है। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी में जाता है तो काम करने के लिए जा रहा है, तो काम करने के लिए जा रहा है तो काम करेगा ना जी, वो हाथ पांव तोड़ के थोड़ी आएगा, ये मॉडली एक्सेप्टेड नहीं है। कोई भी व्यक्ति जा रहा है वो जाए काम करे, कि टोटली कंपनी का जो मालिक है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी में किसी भी वर्कर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगर कोई नुकसान होता है तो उस कंपनी के जो मालिक होगा वो लीगली क्या होगा, प्रोसिक्यूटेड हो सकता है, मतलब उसको कोर्ट में खड़ा होना पड़ सकता है, उसको फाइन देना पड़ सकता है। तो मोरल, लीगल और फाइनेंशियल यहीं पे आपको क्या करना है, समझा देना है। और कितने वर्ड में, तो आपको 300 से 350 वर्ड में लिखना है। क्लियर एवरीबॉडी। ठीक है, एक बात को याद रखिएगा कि लीगल और फाइनेंशियल, मोरल में वही होगा आपका नैतिक, जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे, आपको जानकारी भी है कि आपको कोई भी कंपनी है उसका ये मोरल ड्यूटी है कि अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखे, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करे,
अपने वर्कर को एगो सही इन्वायरमेंट दे काम करने के लिए। ठीक है। लीगल क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को लीगल इन्वायरमेंट नहीं दे रही है, प्रॉपर काम करने का तरीका नहीं बता रही है, सेफ्टी नहीं दे रही है, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, उसको फाइन देना पड़ सकता है या उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। और फाइनेंशियल हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल हमें बताता है कि अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो कंपनी को बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो उसका मेडिकल खर्च, एक्सीडेंट हुआ तो उसका एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन का खर्च, फिर उसके बाद अगर उसको कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है, तो बहुत सारा लॉस होता ही। हमें दिखाना है कि मोरल, लीगल, फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज मेंटेन करना आपको बताना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि एक्शन वन, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिया है, एक्शन लिया है ना, ये आपने क्या किया, एक्शन लिया है। आपने ये हजार देखा और ये रहा आपका एक्शन। तो हमारा एक्शन क्या हो जाएगा, ये प्रोवाइड फॉकलिफ्ट ट्रक, हमेशा पहला वाला हम लोग को डालना होता है। ठीक है, तो अब इसको हमको जस्टिफाई करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन वन में क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये मेरा जस्टिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहेगा समझने में। जैसे ये रहा मेरा, ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये तो मेरा जस्टिफिकेशन है कि आपको फॉकलिफ्ट ट्रक देना है, लेकिन कौन से हजार का, ये भी आपको लिखना है। हजार कैटेगरी नहीं लिखिएगा तो फिर वहां से भी आपको रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो हजार कैटेगरी क्या है जी, मैनुअल है। इसको कॉपी करिए आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है भी। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना होगा HAZAR, हजार कैटेगरी। ठीक है, इस तरीके से जरूर लिख दीजिएगा बाबू, ताकि जो भी आपका एग्जामिनर है उसे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत कराइएगा तो वहाँ नंबर कटने का ज़्यादा संभावना रहता है। एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा एक्शन हो गया। मैंने क्या किया, फॉकलिफ्ट देने को कहा है कंपनी को, क्यों, क्योंकि मैनुअल हैंडलिंग हजार। अब यहाँ पे लीगल आर्ग्यूमेंट आपको बताना है कि आखिर आप फॉकलिफ्ट ट्रक क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि हमें जानते हैं कि अगर कंपनी फॉकलिफ्ट ट्रक नहीं देगी तो वर्करों को काम करना पड़ेगा मैनुअली। अब मैनुअली काम करेगा वर्कर तो उसे नुकसान होगा। अब उसे नुकसान होगा तो आप जानते हैं फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1947 या जो भी इंटरनेशनल लॉ है वो क्या कहेंगे, वो कहती है कि वर्कर को बचा के रखो, वर्कर को किसी प्रकार का नुकसान होने नहीं देना है। उसके तहत आपकी कंपनी के ऊपर क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो यहाँ पे लीगली हमें क्या करना है, वो समझा देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी बताना है कि अगर वो मैनुअली काम कर रहा है तो क्या लाइक्लीहुड हाई है, मतलब क्या संभावना है कि उसको नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो कितना बड़ा होगा, ये यहाँ पे लिख देना है। तो लाइक्लीहुड भी अगर हाई है तो हाई लिख देना है, और सेवरिटी अगर आपको लगता है कि हाई है तो भी हाई होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति मैनुअली उठाने का काम कर रहा है तो उसका बैक पेन होगा। अब बैक पेन होगा तो फिर वो तो हमारे लिए हाई ना हुआ। तो लाइक्लीहुड हमारा हाई होगा और सेवरिटी हमारी हाई होगी, ये आपको मेंशन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हाउ इफेक्टिव द एक्शन इज लाइकली टू बी कंट्रोलिंग द रिस्क। मतलब जो आपने एक्शन लिया है, क्या संभावना है कि ये एक्शन आपका रिस्क को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है पहले इंटेंडेड इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन, मतलब आपने जो एक्शन लिया है इसका इरादा क्या था। तो आपने ये एक्शन इसलिए लिया ताकि मैनुअल हैंडलिंग को एलिमिनेट किया जा सके। यस और नो, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके लोग जो है इंज्योर्ड हो, तो वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है जस्टिफिकेशन फॉर द टाइम स्केल दैट यू इंडिकेटेड इन योर रिस्क असेसमेंट। मतलब आपने जो यहाँ पे 1 मंथ लिखा है, तो आपको ये बताना है कि आपने 1 मंथ ही क्यों लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने 1 मंथ लिखा है ना, ये 1 मंथ, तो आपने 1 मंथ क्यों लिखा है तो आपको बताना है। क्योंकि हमें क्या होगा ना, बहुत सारे परमिशन लेने होंगे, हमें कंपनी के जो मालिक है उनसे पूछना। अब हमारे घर का तो मैटर नहीं है ना कि झोला उठाएं जाके सामान खरीद लाएं। कंपनी की बात है, लाखों रुपए की खर्च की बात है, तो हमें कंपनी के मालिक से परमिशन लेना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करना होगा, समझाना होगा, तब जाके वो चीजें जो है हमारे पास आएंगी। तो ये आपका इसमें लगभग 1 महीना लग ही जाएगा, 2 महीने भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिख रहा है कि वेदर यू थिंक द एक्शन विल फुली कंट्रोल द रिस्क।
क्या आपको लगता है कि आपका एक्शन पूरा रिस्क कंट्रोल कर लेगा? तो वहां बताइएगा हाँ सर, आई थिंक द माई एक्शन विल फुली कंट्रोल द रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। वैसे ही आपका दूसरा जस्टिफिकेशन और वैसे ही आपका तीसरा जस्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब दूसरा में क्या करिएगा, जो भी आप यहाँ पे हजार्ड लिखिएगा उसका एक जस्टिफिकेशन उठा लीजिएगा, फिर यहाँ उठाइए लिखिएगा, वो यहाँ उठा लीजिएगा, मतलब पूरा देखिएगा कि कौन सा खतरा ज्यादा नुकसान पहुंचाने का क्षमता रखता है, उसी का जस्टिफिकेशन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा रिव्यू डेट। मतलब आप रिव्यू डेट कब देना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं कंपनी का पॉलिसी है कि मेरा रिव्यू डेट जो है हमेशा 1 साल बाद होता है। माई कंपनी पॉलिसी इज टू रिव्यू एनुअली। तो अगर आपने यहाँ पर रिव्यू डेट देखी, यहाँ पे देख लीजिए बाबू, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर यहाँ पे आपने रिव्यू डेट मान लीजिए, आज डेट है 4 नवंबर 2023, तो आपका जो रिव्यू डेट होगा ना, वो अगले साल 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, 1 से 3 नवंबर के बीच में होना चाहिए। तो रिव्यू डेट आपका क्या हो जाएगा लगभग, तो आपका रिव्यू डेट हो जाएगा, मान लीजिए एग्जांपल 2 नवंबर 2024। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, रीजन भी लिखना है ना। आप 1 साल ही क्यों, क्योंकि आप लिखनेगा कि माई कंपनी पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी is to review annually. So, so I will review my risk assessment not later than, ये जो डेट आप लिखे है ना, ये इसको यहाँ पे डाल दीजिए, Ctrl+X, Ctrl+ यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब क्या 1 साल बाद रिव्यू करिएगा? मान लीजिए कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो आप रिव्यू करिएगा ना। मान लीजिए आप सेफ्टी जो फॉलो कर रहे थे उसी हिसाब से बड़ा एक्सीडेंट हो गया, सेफ्टी फॉलो कर ही नहीं लगी, बड़ा एक्सीडेंट मतलब कहीं ना कहीं सेफ्टी का चूक हुआ है, तभी तो हुआ है। तो आपको ये भी लिखना है, माई रिस्क assessment will also be reviewed prior to, my risk assessment can also be reviewed prior to the expected date because of the following factors। मान लीजिए फैक्टर में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एमडी चेंज ऑफ ओनर, मान लीजिए कंपनी का ओनर चेंज हो गया, तो जब कंपनी का ओनर चेंज हो तो अपना पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएगा। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या पॉलिसी इज नॉट शोइंग इफेक्टिवनेस, आपको लग रहा है कि आपका जो पॉलिसी है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इस केस में भी आप अपने पॉलिसी को बदल सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम 1 साल बाद ही बदलेंगे, अगर मुझे लगा किसी कारण से मुझे बदलना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, बदल दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे है, हाउ द रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग विल बी कम्युनिकेटेड एंड हु यू नीड टू टेल। अब जो आपने रिस्क असेसमेंट में खोजा है, इस चीजों को आप अपने वर्कर को, आप अपने ऑफिसर्स को कैसे भेजेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप मीटिंग्स लेंगे। ठीक है, आप मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे किसको, वर्करों के साथ, ताकि जो जो आपने हजार्ड खोजा, जो जो आपने सॉल्यूशन खोजा,
तभी तो आप बताइएगा ना। मीटिंग करिएगा, अपने जो ओनर हैं उनको मेल करिएगा, ठीक है। उनके साथ भी मीटिंग हो सकता है आपका। नोटिस बोर्ड पे आप लगा सकते हैं ताकि सभी को मालूम चल जाए, ठीक है। आप प्रिंट करा के दे सकते हैं सभी वर्कर को, ठीक है। प्रिंट कॉपी गिवन टू वर्कर्स। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, अपना जो भी फाइंडिंग है, जो आपने खोज के निकाला है ना, उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाउ यू विल फॉलो अप ऑन द रिस्क असेसमेंट टू चेक दैट द एक्शंस हैव बीन कैरिड आउट। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, फाइंडिंग करके जो भी आपने काम किया ना एक्सीडेंट में, जो भी आपने रिस्क फाइंड किया, जो भी हजार्ड फाइंड किया, जो भी सॉल्यूशन लगाया, अब आपको तो फॉलो अप भी तो लेना है ना कि उस हिसाब से चेंज हो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए आपने बोल दिया कि फॉकलिफ्ट ट्रक हमें चाहिए, तो आपको चेक करना है कि फॉकलिफ्ट ट्रक सच में आ रही है या नहीं आ रही है। तो कैसे मालूम चलेगा। अब मान लीजिए कि आपने कह दिया कि कल से जो है काम आपको, मान लीजिए धूप ज्यादा हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कल से काम जो है, और आपने नोटिस निकाल दिया है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक काम नहीं होगा, तो आपको जाके साइट पर देखना है कि सच में लड़के जो हैं 11 बजे से 1 बजे तक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आपको फॉलो अप लेना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आई विल विजिट दी साइट, आपको साइट पे विजिट करना होगा। आई विल कंसल्ट विथ साइट मैनेजर, आपको मैनेजर से बात करनी होगी ताकि आपको मालूम चले कि आपके अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत दिखती है तो क्या करिएगा, आई इफ आई फाउंड एनी प्रॉब्लम, इफ आई फाउंड एनी लैक, आपको दिख रहा है कि नहीं भैया हमारे अनुसार काम नहीं हो रही, अभी तक चीजें नहीं आई, देन आई विल आस्क द कॉज ऑफ डिले। मैं क्या करूंगा, डिले का होने का कॉज आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डिले का होने का कॉज आइडेंटिफाई करूंगा। क्लियर एवरीबॉडी। और एंड कॉन्टैक्ट टू ओनर या मैनेजमेंट फॉर द रीजन। इस तरीके से क्या करूंगा मैं, अपने चीजों को मेंटेन। क्लियर। बस इसी के साथ जो है हम लोग का अपना जो भी IGC 2 है हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। तो बस इसी को आपको ध्यान से समझना है, आप लोग इसे ध्यान से देखें समझें, और उसके बाद क्या करें, आप इस चीज को करें, ठीक है। अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो सम अच्छी चांसेस हो सकती है कि आपका जो पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। क्योंकि IG 2 जो है ना, इसमें थोड़ी सी भी अगर कमी आपको मिल गई, एक भी पॉइंट आपने मैच नहीं किया, तो आपका पेपर जो है क्लियर नहीं। ओके एवरीबॉडी, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा ना, इसका चेकलिस्ट डाल रहा हूँ ताकि आपको आप मिला सकें कि हाँ कौन सा चीज़ मैंने लिखा है और कौन सा चीज़ मेरा छूट गया है। जैसे कि हम लोग घर से आते हैं तो मम्मी बहुत सारा सामान का लिस्ट दे देती है, किस लिए देती है, ताकि कोई भी सामान छूटे ना। अगर दिमाग में रखिएगा तो हो सकता है कुछ छूट जाए, लेकिन लिस्ट रहेगा तो उससे कोई सामान छूटता नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।